बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ईद की शब आ चुकी है। इस मुनासिबत से आप तमाम हज़रात की खिदमत में बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगरचे कि हमारे तमाम ईद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब होते हैं, आज की ईद ख़ास तौर से दिन में भी आपने माशाअल्लाह दुआ अरफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यकीनन से इस्तिफ़ादा किया होगा। उसी मुनासिबत से एक 4 मिसरे मौला की बारगाह में नज़राना खिदमत पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। क्या अताए खुदरत है, हम हुसैन वाले हैं, ये हमारी किस्मत है। हम हुसैन वाले हैं, क्या अताए खुदरत है, हम हुसैन वाले हैं। हम नबी के आशिक हैं, हम अली के दीवाने, और हसन से निस्बत है, हम हुसैन वाले हैं। हमसे फातिमा ज़हरा कर चुकी है एक वादा, अब हमारी जन्नत है, हम हुसैन वाले हैं। या अली की मिदहत है, या हुसैन का मातम, हर नफस इबादत है, हम हुसैन वाले हैं, हर नफस इबादत है, हम हुसैन वाले हैं। खुल्क है मुरवत है, हिल्मो फन है हिकमत है, खून में शराफत है, हम हुसैन वाले हैं, खून में शराफत है, हम हुसैन वाले हैं। हम बता दे दुनिया को, हमसे पूछती दुनिया, गम में कितनी लज्जत है, हम हुसैन वाले हैं। चाहे हो कहीं भी हम, करबला ही में अज़मी, मुस्तकिल सुकूनत है, हम हुसैन वाले हैं। क्या अताए कुदरत है, हम हुसैन वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम सुनहरी यादें लेकर मैं आपका दोस्त और होस्ट आबिद फरशरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप हमारे इस प्रोग्राम की तरतीब से बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि बेहद अजीम और मकबूल शख्सियतों से हम आपका तारुफ़ करवाएँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। वो हज़रात जो बरसों बरस पहले अपने वतन से हिजरत फरमा कर यूके तशरीफ़ लाए हैं और आकर यहाँ पर अपने अहले खाना के साथ बखूबी बसने में कामयाब हुए हैं, और उनकी खिदमात से हमारी कौम बेहद इस्तिफ़ादा हासिल कर चुकी है। हम ऐसे शख्सियतों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आज भी इसी तरह हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में नहायत ही मकबूल व मोहतरम शख्सियत हाजिर हैं। इनका ताल्लुक़ पहले कराची से तशरीफ़ लाए हैं, 1961 में ये तशरीफ़ लाए हैं, और उसके बाद माशाअल्लाह ये खूबसूरत सफ़र जो अब तकरीबन 52 साल का यहाँ पर यूके में हो चुका है, इसके बारे में वो हमारे साथ अपने तासुरात और अपने ख़यालात आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। मैं इस्तकबाल करूँगा एहतराम के साथ मोहतरम जनाब सफदर रिजवी साहब का और उनकी अहलिया मोहतरमा रशीदा रिजवी साहिबा
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक ठाक हैं आप? खैर, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप अपनी इस तमाम सेहत की दुश्वारियों को पीछे रखते हुए आप स्टूडियो में हमारी दावत कबूल कर तशरीफ़ लाए। ये तो हमारा फ़र्ज़ था। खैर मकदम है आपका इस स्टूडियो में। सफदर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, आप 1961 में कराची से तशरीफ़ लाए हैं। जी हाँ। तो आने से पहले के कुछ आपके वहाँ के हालात और क्या वजूहात बनी, किस सबब की बिना पर आप फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो बताइएगा। मैं वहाँ पर कराची रेडियो पाकिस्तान से बचपन से ड्रामोज़ में काम करता था। और वहाँ पर ख़ास तौर पे जो बच्चों का प्रोग्राम होता था उसमें हर हफ्ते हम पहुँचे हुए होते थे। अच्छा, आप रेडियो से वापस पहले? क्या रेडियो? तो आप रेडियो से आप टीवी में भी हासिल ज़ाहिर हुए, टीवी में भी आप माशाल्लाह से ज़ाहिर हो? नहीं, अब तो सब भूल भाल गए कहाँ। तो रेडियो स्टेशन पे आप क्या ड्रामेटिक्स में हिस्सा? जी, ड्रामे भी होते थे और ज़्यादातर बच्चों के प्रोग्राम्स में होता था। जी हाँ। आप खुद होस्ट करते थे? माशाल्लाह। जी हाँ। वाह वाह। तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान टीवी में काफ़ी अर्सा काम किया आप, या पाकिस्तान रेडियो में? आई मीन रेडियो में। जी हाँ, मेरे ख्याल से 8-10 साल तो किया ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये शौक़ आपको बचपन ही से रहा? बचपन से, बहुत बचपन से। फिर यहाँ पर आने का क्या सबब बना? यहाँ पर मैं आया था इस सिलसिले में कि थोड़ी सी जो चमक हमें आर्टिस्टिक है जी, उसको और उजागर कर दूँ। अच्छा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की तशनगी आपको यहाँ की? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो बस वो ज़ियामुद्दीन साहब उसी वक्त ताज़े ड्रामेटिक आर्ट से होके आ गए थे। अच्छा। राडा से। तो बस उनसे इम्प्रेस हो गया मेरे ख्याल से मैं, और हमने सोचा कि भाई हम भी जाएँ वहाँ पर। तो यहाँ पर आप ड्रामेटिक्स के तालीम और हासिल करने के लिए आए थे? जी जी। कॉलेज में एडमिशन लेके? जी जी। कौन से यहाँ पर कॉलेज में? रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। अच्छा, ये उस वक्त से यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता? जी हाँ, जी हाँ, बहुत। तो सारे फेमस आर्टिस्ट जो हैं वहीं से आए। आपने अपनी ड्रीम को परसू करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर एडमिशन मिल गया आपको आसानी से? हाँ जी हाँ, एडमिशन वगैरह तो मिल गया, मगर ये कि उसी ज़माने में कुछ हमारे वालिद साहब के हालात ऐसे हो गए कि वो उसकी फ़ीस बराबर नहीं कर सके, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाए। तो फिर मैंने कहा कि जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ ही थे इसको। अच्छा। बीच में जाके फिर वो आधा कच्चा आधा पक्का ना हो जाए। अच्छा, तो तालीम मुकम्मल नहीं कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। मगर आप यहीं पर जी हाँ, फिर बिल्कुल यहीं रहे। और यहाँ पर भी एक दफ़ा मैंने एक स्टेज प्ले किया था कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट में। ये कौन से ईयर की, मतलब बहुत पहले की? उसी ये मेरे ख्याल से 1965 में। अच्छा, यहाँ आने के 4-5 साल के बाद? जी हाँ। तो यहाँ पे आपने एक प्ले किया था? यहाँ जी हाँ, प्ले किया था कमर्शियल बेसिस पे बाज़ाब्ता? जी हाँ, मतलब ये कि जाहिर है कि उस वक्त बहुत कम लोग थे अपने, और वही जानबूझ उनको लोग जाने बूझे। तो ये उर्दू में प्ले था? क्या उर्दू में? बिल्कुल। क्या नाम कुछ याद है आपको? सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर किए बगैर। अच्छा। ये जनाब जी शौकत थानवी। जी हाँ, शौकत थानवी साहब का लिखा हुआ है। अच्छा। बहुत काफ़ी। तो इसमें आपको डायरेक्ट किए थे? उसको डायरेक्ट भी किया, उसमें हीरो भी मैं था। अच्छा। जी हाँ, और उसमें शायद आपको याद हो ये मसरूर अनवर, जो बहुत अच्छा राइटर भी है और सॉन्ग राइटर भी है। अच्छा। वो भी था। और कौन सा था? जमशेद अंसारी, एक और वहाँ पाकिस्तानी स्टेज का मशहूर एक्टर है। पहला ड्रामा उसने वही किया है स्टेज पे। तो कामयाब रहा आपका वो प्रोग्राम? जी हाँ, बहुत पसंद आया लोगों को, मगर ये कि जाहिर है कि हमारे ऐसे इतने पैसे नहीं थे कि उसको कंटिन्यू करते। बस ये कि ये समझ लीजिए कि अपने शौक़ पूरा किया बस। वो उसके बाद फिर आपने इस शोबे में और जी। तो ये आपने इस शोबे को खुदा हाफिज़ कर दिया? हाँ, मगर कभी कभी वहाँ चला जाता था BBC उर्दू सर्विस में। अच्छा। या वहाँ पे मेरे मतलब आपके अंदर का क्रिएटिव आर्टिस्ट हमेशा आपको साथ ही साथ रहा। वाह। वो उस वक्त वसीम सिद्दीकी मेरे एक दोस्त थे, वो वहाँ पे प्रोड्यूसर थे उर्दू सर्विस में। अच्छा। तो वो अगर ना जाओ तो फिर वो अपने फ़ोन करते थे, अरे कहाँ हो भाई, आ जाओ। वैसे मेरा नाम गुल्लू, बचपन लोग गुल्लू गुल्लू कहते थे। अच्छा। तो वो बस फ़ोन कर आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए यहाँ कुछ थोड़ा बहुत पहले से अच्छा।
तो आप 1961 में कराची से तशरीफ़ लाए और आप रिश्ता जी आप 1960 में बॉम्बे से तशरीफ़ लाए। मैं 1960 में आई। तो आप आपके पेरेंट्स के साथ आए यहाँ? मैं और अम्मी आ गए। अच्छा। मेरे वालिद शुरू से ये मतलब पहले से यहीं पर थे। अच्छा। तो वो मेडिकल डॉक्टर थे जी। FRCS के लिए। हाँ, FRCS के लिए वो आए थे। जी। मगर अनफॉर्चुनेटली उनका हमारे आने के 2 साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। तो बस तो आप भी एज अ स्टूडेंट तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए? यही समझ लीजिए जी। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद आप दोनों ने यहाँ पर आके फिर से आपस में आप दोनों की मुलाकातें कैसी हुई फिर यहाँ पर? ये तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान आपने मुख्तसरन सुना दीजिएगा। नहीं, पर वो यही है कि वो बिगनिंग वहाँ से हुई थी, सुल्तानी बात मुकर्रर किए बगैर से। अच्छा, वो ड्रामे में? तो ड्रामे में मोहतरमा भी साथ? जहाँ माशाल्लाह। अच्छा। ये जहाँ मैं होता हूँ वही साथ होती है। तो इन्होंने आपके प्ले का साथ निभाते थे आपकी ज़िंदगी का साथ निभाने का फैसला कर लिया? बिल्कुल। तो कौन से ईयर में आप लोग ने शादी की फिर? 66 में। 1966। ये प्ले के फ़ौरन बाद? ऑलमोस्ट 1965। और उसके बाद? हाँ। तो कम से कम ये कामयाबी तो मिली आपको प्ले के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी हकीकत की शरीक हयात आपकी ज़िंदगी में दाखिल। बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आप भी ड्रामेटिक्स में शौक़ रखते थे पहले से? मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था। वैसे स्कूल के जो ड्रामाज वगैरह छोटे बहुत होते थे। आपको जिनमें शौक़ था उनके शौक़ ने आपको उधर मुतवज्जे किया? जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर आप लोग कहाँ पर रिहाइश थी आपके यहाँ पर? क्लैपम में थे। उसके बाद फिर हम लोग मूव हो गए वॉल्थमिस्टो में। वॉल्थमिस्टो में मैंने एक फ़ोटोग्राफी की स्टूडियो खोला था। तो ये आपका ड्रामेटिक्स का काम खत्म होने के बाद फिर आपने दूसरा काम जो शुरू किया वो फोटोग्राफी का काम वहाँ नॉर्थ में? जी, वॉल्थमिस्टो में, ईस्ट में। या तो वहाँ पे एक स्टूडियो खोला, चलता रहा थोड़ा बहुत। फिर ये कि फोटोग्राफी का शौक़ था आपको पहले? जी हाँ। तो एज अ प्रोफेशनल फ़ोटो स्टूडियो खोले थे? जी बिल्कुल। और उस ज़माने में तो यहाँ पे अपना कोई आदमी भी और था ही नहीं। तो जितने भी, यानी आप ये समझ लीजिए कि दलीप कुमार से लेके मौलाना मदूदी तक जो भी कोई आता था। अच्छा। तो हमें बुलाया जाता था कि आइए साहब फोटो लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाते थे। मतलब आपका फ़न था ये, आप उस ज़माने में काफ़ी फ़ोटोग्राफी के लिए मशहूर थे? बहुत काफ़ी। अब नहीं रहा ये शौक़ आपको? नहीं। तो ये दुकान ये उस वक्त स्टूडियोज़ में इस तरह का रिवाज था, फ़ोटो स्टूडियोज़ का? हाँ, रिवाज तो था, मगर ये कि लोग जो थे नए आए हुए थे, उसमें उनको कम से कम वो माहौल नहीं था कि वो खुलेआम आके फ़ोटो खिंचवाए और ये करें। तो मगर ये वही है कि यंग लड़के जो हैं वो काफ़ी मतलब ये कि आ जाते थे और अपने हीरो स्टाइल बाल बना के। जी। तो क्योंकि आजकल तो बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया है शादियों में, कहीं भी तकरीबों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है उस वक्त। और आजकल पैसा भी है उसमें उस वक्त पता नहीं शायद आप लोग के वक्त क्या? नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल ये आप ये समझ लीजिए कि लोग बड़ी मुश्किल से पैसा निकालते थे। अब तो उनके पास थे ही नहीं पैसे, तो जाहिर है कि वो कहाँ इतनी। तो ईस्ट में जब आप वहाँ पर 60s में थे तो वहाँ के लिए फिर आज़ादारी के लिए आप लोग उस वक्त कहाँ जाया करते थे? यहाँ आते थे। यहाँ आते थे बिल्कुल। साउथ में आना पड़ता था? साउथ में आना पड़ता था। अच्छा, उस वक्त से आप बराबर यानी इदारे से मुंसलिक हैं? बिल्कुल। सुभान अल्लाह। एक जब ये अपने मौलाना क्या नाम है इनका, तुराबी साहब, अखिल तुराबी साहब जब तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर जी, तो मैंने भी कहा कि चलो एक मजलिस अपनी करा दें। तो वहाँ पर वॉल्थमिस्टो में एक चर्च हॉल लेके अच्छा किया और मेरे ख्याल से वो पहली मजलिस थी वॉल्थमिस्टो में। अच्छा। और उसके बाद तो अब सकीना ट्रस्ट चर्च हॉल, कम्युनिटी हॉल लेके आप बराबर ये सिलसिला अभी भी आपका माशाल्लाह जारी है? जी हाँ, बस आपकी दुआओं से यहाँ पर 82 से हमने एक इदारा खोल लिया खैरुल अमल के नाम से। 82? हाँ 2002 या 2002 में, सॉरी 2002 में हमने। देखिए आप मोहतरमा रहने तक कितना हाँ, ये तो हर जगह करेक्शन करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ इस तो उस्तानी साहब हैं।
खैर हम लोग यकीनन उसके बारे में भी आपकी खिदमत की तरफ ज़रूर तो तबसरा करेंगे। उससे पहले ये बताइए तो फिर आप फ़ोटो स्टूडियो कब तक चलता रहा फिर आपका? फ़ोटो स्टूडियो हमारा मेरे ख्याल से 4-5 साल चला, ज़्यादा नहीं, 4-5 चला। आप भी साथ उनके फ़ोटो स्टूडियो में साथ दे रहे थे, बिजनेस में बराबर आप उनका साथ? बिल्कुल। फिर उसके बाद वो फ़ोटो स्टूडियो के बाद फिर आपने? फ़ोटो स्टूडियो के बाद हम चले गए यहाँ पर साउथ में आ गए। अच्छा। यहाँ तो यहाँ भी आके फ़ोटो स्टूडियो शुरू? नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया मैंने। फिर एक फर्म होती थी डिक्सन्स। हाँ, बहुत बड़ी चेन जो अभी आज। जी हाँ। अच्छा, डिक्सन्स में थे? जी हाँ, डिक्सन्स में था वहाँ पे। और आप ये समझ लीजिए कि मैं पहला पाकिस्तानी मैनेजर था वहाँ पे। तो अब तो माशाल्लाह से बहुत है। अब तो बहुत है जी हाँ, और बहुत कामयाब। उस वक्त एशियंस को इतना बड़ा पोजीशन बिल्कुल नहीं होती थी। तो आप मतलब डायरेक्ट आपको ऐसा मैनेजर लिया? नहीं, पहले तो सेल्समैनशिप करनी पड़ी ना। अच्छा, तो फिर आपसे मुतासर हो कि आपके टारगेट्स अचीव होते रहे तो फिर आपको तरक्की मिलती रही। तो डिक्सन में कब तक किया रहे आप वहाँ पर? डिक्सन्स को 20 साल तक किया मैंने काम। और उस वक्त आप डिक्सन में आप भी साथ ही थे? नहीं। फिर आपने उस वक्त अपनी परवरिश बच्चों में टाइम देना शुरू किया? बच्चों में भी दी और साथ में मैं जॉब भी करती थी। अच्छा। मैंने PIA में जॉब किया है एज अ कैशियर। अच्छा। तो वहाँ पर वो पिकडिली में है। बस फिर वो लोग मूव हो रहे थे एयरपोर्ट के करीब जी। तो ज़ाहिर कि मेरा यहाँ से क्रॉयडन से वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल था। और फिर उस वक्त बच्चे भी आपके बच्चे भी छोटे थे, उनके लिए परवरिश के लिए वक्त निकल जाता था। बस वो ऑफिस से मैं बच्चों को फ़ोन कर देती थी। मेरा बड़ा बेटा था, उससे कहती थी कि बेटे गोश्त मैंने निकाल लिया है, तुम 1 पाउंड गोश्त है, उसमें तुम इतना मसाला डालना और उसको धीमी आंच पे पकने रख देना, क्योंकि मुझे घर पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। बच्चा आपके डायरेक्शंस के हिसाब से बना के रख बिल्कुल। और फिर ये आके उसको ज़रा भून लेते थे और खिला देते थे बच्चों को खाना। माशाल्लाह। तो बच्चा तो आज प्रोफेशनल कुक से भी बढ़ के माशाल्लाह। बहुत तीनों बच्चे हमारे बहुत अच्छा खाना बनाते। यकीनन ऐसी ट्रेनिंग जब उनको हासिल हुई तो ये हाँ नहीं, वो तो मजबूरी थी ना कि अगर नहीं पकाएंगे तो खाएंगे, लिहाजा मजबूरन उनको ये कुकिंग सीखनी पड़ी। तो ये सिलसिला आप लोग का माशाल्लाह ये तकरीबन 20-25 साल तक डिक्सन में, और आप PIA में भी आप काफ़ी अर्सा काम किया? अब PIA में भी मैंने कुछ अर्सा किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो लोग मूव हो रहे थे। मगर वहाँ की मैंने जॉब छोड़ी और वहाँ पर उनकी वो जो जगह ले रहे थे वो फ्लॉप हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हैमरस्मिथ में ले ली जगह। अच्छा। तो अब तो जाहिर है कि मैंने छोड़ दिया था। तो फिर हमने यहाँ पर क्रॉयडन में ही एक और ये खोल लिया शॉप। अच्छा। डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग की। अच्छा। 1 आवर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। ओके। तो ये दुकान आपके खुद आप ही चलाते थे? मैं चलाती और थी। स्टाफ को रख के? हाँ बिल्कुल, दो स्टाफ थे मेरे पास। तो बस वो मैं चलाती थी। फिर शाम को ये आ जाते थे हेल्प करने। फिर वो साकिब बड़ा बेटा था, वो भी आ जाता था। अच्छा। वीकेंड पे कभी इतनी बिजी हो जाती थी ये कि उसमें क्या था, हम लोग 24 आवर्स सर्विस भी करते थे। अच्छा। तो रश इतना हो जाता था कि ये कोप नहीं कर पाती थी। तो वो फिर हम या मेरा बड़ा बेटा आके सारी रात अपनी फिल्में बनाते थे। अच्छा। तो तमाम माशाल्लाह शौक़ पूरा आप कारोबार के साथ साथ फिर ये जो एक आपको खिदमत खल्क़ का जो शौक़ हुआ, एक सेंटर्स में आने का, आप शुरू से मेरे ख्याल से कई मरकज़ों से इदारों से वाबस्ता रहे हैं। तो इसके लिए भी आप वक्त निकाला करते थे बाज़ाब्ता? हाँ, ये तो जाहिर है कि ये तो हम लोगों की रूहानी खुराक है, वो ना मिले तो फिर कुछ भी ना मिला। तो ये पहले आप मेरे ख्याल से इदारे की खिदमत में मसरूफ़? जी हाँ, मैं 2 साल वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट रहा। अच्छा। और वैसे हर वक्त रोज़ जाना आना। तो फिर उसके बाद आपने एक जो नया इदारा कायम किया खैरुल अमल के नाम से, पहले तो ये नाम बहुत खूबसूरत है, ये नाम की ईजाद कैसे हुई आपकी? ये हमारे एक मौलाना साहब थे, रज़ा हैदर साहब।
जी जी जी, उनकी एहलिया ने चुना है। हाँ नहीं मतलब ये कि जी जी, उनकी अपना एहलिया ने सलामत चुना। रखे। या, तो उनकी एहलिया ने ये नाम तशरीफ़ हाँ किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा है सफदर भाई। खैरुल मैंने कहा बहुत खूबसूरत और है। ये ख्याल आपको कैसे आया ये सेंटर कायम करने के लिए? वो असल में हुआ ये कि मुझे नमाज जुमा में इदारे जाफिया पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। अच्छा, कम से कम 3-3.5 घंटे लग जाते थे आपके वहाँ क्रॉयडन से वहाँ आते। फिर उस आपसे आते हुए भूख के मारी बुरी हालत होती थी। जी जी जी। तो और क्रॉयडन से काफ़ी लोग कारोबार अक्सर अपनी मोमिनीन क्रॉयडन एरिया में ही करते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऑफिस में भी लोग हैं काफ़ी। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसे ही एक रोज़ हम लोग बैठे थे, मौलाना साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो हमने बात शुरू की तो उन्होंने कहा मौलाना साहब कि यहाँ पे अगर एक खोल लिया जाए तो क्या है? कहेंगे हाँ बहुत बहुत अच्छा है, ये तो आप अच्छा करेंगे, बिल्कुल खोल लीजिए। मैंने कहा मगर पैसे तो पास है नहीं, क्या करें? तो कहने लगे नहीं पैसे तो हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ मतलब ये मदद करूँगा कि मैं अच्छा, मौलाना रज़ा साहब खुद आपके साथ इस काम में शरीक रहे? बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। हाँ हम वो और एक और दोस्त से उनके साथ हम 3 मिल के ये शुरू किया। और मौलाना साहब ने तो बहुत ही मतलब हमें सपोर्ट किया। जी जी। 3 साल तक माशाल्लाह वो बग़ैर एक पैनी के जी जी हमारे पास आते थे, खुद अपने बसों में और इसमें ट्रैवल करके। उस वक्त तो ड्राइव भी करते थे बिला मतलब बिला हफ्ते बगैर बिला नागा तो नहीं, बिला जुमा कह सकते हैं। नहीं, खुदा ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत कबूल करे। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है मौलाना साहब, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत अच्छी खिदमत। तो उनके साथ आपका मुसलसल ये इदारा चलता रहा? बिल्कुल चलता रहा। तो ये वही आपने जो नौबरी में जो एक सेंटर लेके कम्युनिटी हॉल लेके थॉर्नटन हीथ पे जो है, तो उसको आपने कायम किया था वहाँ पर जुमे की नमाज के लिए? जुमे की नमाज भी नहीं, वैसे जश्न और मजालिस वगैरह भी होती थी, सिलसिला चलता रहा। जी हाँ। और इसी के साथ साथ आपका एक माशाल्लाह से एक 10 साल से एक वीकली लेटर भी चलता है। तो इसके जो आप मुसन्निफ़ हो या आप राइटर या जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, ये आप ही की काविशों का नतीजा है ये? जी हाँ, ये खैरुल अमल वीकली के नाम से निकलता है। जी जी। और ये समझ लीजिए कि ये 8 साल हो गए मेरे ख्याल से। तो ये एक नया शौक़ आपको कैसा, ये भी एक आर्टिस्ट की कोई क्रिएटिविटी है उसमें? वो तो है ज़रूर, डेफिनेटली है। मैं आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी तारीफ़ खुद करता हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं। नहीं ये आपकी खिदमत है। मैं जो था किसी मजलिस या जश्न वगैरह का ख़ास तौर पे कोई लीफलेट वगैरह होता था तो उसको कलर में प्रिंट करके भेजता था। तो उस ज़माने में किसी बड़े इदारे जो हैं वो भी नहीं करते थे। अच्छा। या तो ये सब क्रिएटिव नेस होने की वजह से। और ये मुसलसल चल रहा है, आपने नागा नहीं किया इस वीकली को? हाँ ये तो जनाब, क्योंकि अक्सर देखते हैं वीकलीज आते हैं, चलते ख़त्म होते हैं, फिर शुरू होते हैं, बंद होते हैं, लेकिन आपका चलता रहा मुसलसल 10 साल से। बिल्कुल, चाहे कुछ हो वो निकलना ही निकलना है। इसमें काफ़ी वक्त सर्व होता होगा आपका इसमें? हाँ बिल्कुल होता है। और अब तो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि अच्छा ही होता है कि मैं मसरूफ़ रहता हूँ। अगर मसरूफ़ ना रहता तो इनसे लड़ाई करता रहता हर बार। वो उसमें भी मोहतरमा का बराबर साथ है। बिल्कुल, वो ये चीफ़ एडिटर ये हैं। ये हाँ बिल्कुल चीफ़ एडिटर ये हैं कि जब तक क्योंकि मैं देखा अक्सर उसमें औरतों के हुकूक़ को ज़्यादा ज़ाहिर किया, उसमें शाया किया जाता है, तो शायद नहीं उसमें मेरा कोई इसमें तो इनका कोई वो नहीं है। अच्छा। मगर ये उसकी इस्लाह ये ज़रूर करती हैं कि अगर कोई गलती वगैरह हो गई लिखने में, टाइपिंग में, तो उसको ये ज़रूर। अब ये सेंटर ने आपने कितना बड़ा स्टेप उठाया माशाल्लाह से कि इतने आज के इस दौर में, इस ज़माने में एक और माशाल्लाह से एक नया सेंटर आपने खुद ख़रीद लिया है, ये खैरुल अमल ट्रस्ट के। या अभी ख़रीद तो लिया है, इस तरह के डिपॉजिट वगैरह दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया है। और ये कहाँ पर आ रहा है अब ये नया सेंटर? ये जो वेस्ली रोड है उसकी कंटिन्यूएशन है इस तो अब ये मुस्तकिल आपका फ्री होल्ड हो गई इंशाल्लाह। तो वेस्ली रोड क्रॉयडन में जो? जी हाँ जी हाँ, 2 यूनियन रोड के ऊपर है, 2 यूनियन रोड पे है। तो कब तक अनकरीब ये आपका तामीर हो के लोगों के लिए? मेरे ख्याल से 2 महीने लगेंगे हमें उसको तैयार करने में। कैसे आपने मैनेज किया इतना ज़बरदस्त फंड्स कलेक्शन, ये वो जो हो सकता है? ये बस जनाब अल्लाह की मेहरबानी है। आपकी 10 साल की मेहनत और काविशों का नतीजा है ये? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर ये कि 10 साल हमारे गुजर गए वो सिर्फ इस वजह से
कि हमारे पास कोई अपनी जगह नहीं थी। तो जब तक जगह नहीं होती लोग ज़रा पैसे देते हुए जिगाते हैं कि ये तो आज है कल ना हुए तो क्या होगा। तो इस तरह मगर ये कि कता करके हम जमा करते रहे माशाल्लाह। और फिर अब लोगों ने देखा तो माशाल्लाह मदद कर रहे हैं और अभी भी लोग आ ही रहे हैं मदद करने के लिए आपका। बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी हमें मतलब ये कि मज़ीद 180K की ज़रूरत है। 180,000 पूरा कंस्ट्रक्शन करा के इस काबिल करने सब करने के इंशाल्लाह आपकी फ्री होल्ड हमारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, आपने जब इतनी कोशिश करके यहाँ तक लाए तो हमारे नाज़रीन भी इसमें ज़रूर आपका ताउन फरमाएंगे। शुक्रिया। इस कार्य खैर में तो सवाब जारिया है बेशक। बिल्कुल। तो इसके क्या मकसद, जो सेंटर आप बनेंगे इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स आप इसमें पेश करना चाहेंगे? जुमे की नमाज तो यकीनन होगी। जुमे की नमाज तो और भी कोई इसमें एक मल्टीपर्पज़ सेंटर होगा? या मल्टीपर्पज़ होगा। इसके अंदर इरादा यह है कि बच्चों का मदरसा भी हो, बड़ों के लिए कुछ क्लब भी हो और इस किस्म की चीज़ें बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों के लिए जाए भाई। और बच्चों के लिए गुफ्तगू कोई सवाल भी हमारे साथ कोई कॉलर है, 1 मिनट के लिए मैं जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम चाची चाचा। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम बात कर रही हूँ। You must have recognized my voice. Of course. ये हम बहुत मेरी अच्छा लगा to see you up there telling us about your wonderful life जी and your effort. शुक्रिया बहुत। Inshallah there's lot more to come. Keep listening. You'll enjoy more. There's lot more to come. Yeah, my question was कि आपकी जिंदगी की best या funny moment कौन सा था? हाँ ज़रूर पूछेंगे। Something that you can look back at and it makes you smile or laugh. Thank you so much. Definitely we are definitely going to ask this question to them. Thank you so much for calling. शुक्रिया। तो आप भतीजी जानना चाहिए, वैसे हम आगे पूछने वाले थे, उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा क्या था। गालिबन शादी को छोड़ के दूसरा वो तो बेहतरीन लम्हा था ही होगा आपका, लेकिन उसके अलावा और कोई ऐसा खूबसूरत लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने नाज़रीन के साथ? खूबसूरत लम्हा तो मैं समझता हूँ वही था जब हम ज़ारतों पे गए। सुभान अल्लाह। हाँ सुनाइएगा। हाँ जी हाँ, ज़ारतों पे गए और वहाँ पर खूब मज़े किए। बहुत हर कहाँ ये ज़ियारत करबला की बात हो रही है? करबला ईरान और इराक दोनों? या दोनों की। माशाल्लाह। ये कौन सी ईयर में हुई है? ये 1990 में। 1990 में। 1990 में आप इराक में थे आप? उसी वक्त तो ये सारा वॉर का उसी ज़माने में हुए। आप उसी ज़माने वहीं पर थे? वहीं पर थे। सुनाइएगा तफसील में क्या हुआ? हम लोग तो एयरपोर्ट पे थे और ये हमें छोड़ते नहीं थे। मतलब आप ज़ियारत करके वापस आ रहे थे। आशूरे का दिन था जी। हमने यहाँ पर इमाम की ज़ियारत की, इमाम के नोहे वगैरह पढ़े और फिर हम लोग वापस 2 बजे हम लोग वापस एयरपोर्ट आ गए जी। तो ज़ाहिर करबला से बगदाद काफ़ी दूर है जी, 5 घंटे लगते हैं जी। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो वो हमारा जहाज़ था रात के 12 बजे जी। तो उसने मैं डेस्क पे गई, मैंने पासपोर्ट दिए तो वो पासपोर्ट दे के ब्रिटिश पासपोर्ट है। आप दोनों थे और भी कुछ? नहीं, मेरी वालिदा साथ थी। अच्छा। तो मेरे पासपोर्ट लेके साइड पे रख दिए थे। आप तीनों के? हाँ, हम तीनों के। जब तक लेकिन जंग का ऐलान नहीं हुआ था? जब तक नहीं हुआ था। जंग का ऐलान तो दूसरे दिन हुआ, मगर ये लोग पहले से तैयारियां कर रहे थे। ये मतलब ऑफिस वगैरह में सबको इत्तला मिल गई थी कि ये होने वाला है। तो क्या खास आप ब्रिटिशर्स है बोल के आपको नहीं जाने दिया जाता? ब्रिटिशर्स और सारे वेस्टर्नर्स को नहीं जाने दिया। रोक दिया था। तो क्या मकसद था उनका रोकने का? वो असल में ये आपने सुना होगा कि ये क्या थे, ह्यूमन शील्ड। अच्छा, ह्यूमन शील्ड्स जो वेस्टर्नर्स को रख के बार्गेन करने के लिए। तो उस सिलसिले में वो आपको रात भर एयरपोर्ट पे रखा गया? रात भर। तो वहाँ पर बेचारे 2 हिंदू लड़के थे, वो वहाँ सद्दाम के अल रशीद होटल में काम करते थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर हमें वो बेचारा मेरे पास आया क्योंकि वो काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। अच्छा, आप लोग को बिल्कुल इल्म नहीं है क्या हो रहा है? नहीं। और जबकि ये जो सारे इराक़ी थे वहाँ से निकलना चाह रहे थे, उनकी इतनी पाइल की पाइल आती थी,
उनसे कहते थे, उनको बोर्डिंग पास मिल जाती थी और हमारी 3 पासपोर्ट जो थी उस पे नहीं दे रहे थे। सिर्फ वेस्टर्नर्स को छोड़ के दूसरों को सब जाने दे रहे थे? दूसरों को सबको जाने इराकियों को सबको जाने दिया। अच्छा, फिर? और सारे पाकिस्तानी तो अगले दिन ही निकल गए थे। तो फिर आप लोग का ये मरहला कैसे नहीं, तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। वो जो बेचारे हिंदू थे, जी जी। उन्होंने कहा कि दीदी आप इतना क्यों परेशान हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो फिर हमने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो वो कहने लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि अल रशीद में भी सारे बहुत ये होटल्स में ये सारी गड़बड़ चल रही है। तो बहुत खुफिया माइक्स और कैमरास वगैरह सब लग रहे हैं। अच्छा। तो उस वजह से उसने कहा कि हाँ कुछ न कुछ हो ज़रूर रहा है, और काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो रात भर आपको एयरपोर्ट पे ही गुजारना पड़ा? एयरपोर्ट, फिर वो लोग सुबह के वक्त हम वहाँ से निकले। सुबह के वक्त वो बेचारा कहने लगा कि देखिए ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। और पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं मिले? नहीं, पासपोर्ट हमारे पास थी। दे दी वापस? हाँ, दे दी उन्होंने। तो मैंने उससे ये तक कहा कि भाई हमें कहीं जाने दो, कि हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। कहता नो फ्लाइट, नो फ्लाइट। तो वापस अंदर जाओ, बगदाद चल। हाँ, बगदाद में। तो हाँ, इन्होंने कहा भी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी करेंसी हमारे पास नहीं है। तो कंधे उचका के कहने लगी कि नॉट आवर प्रॉब्लम। हाँ, जाहिर है, क्योंकि आप लोग वापस आ रहे थे तो आपने सारी करेंसी वहाँ गरीबों को दे दी। फिर वो लड़कों के साथ आप कहाँ गए? फिर वो लड़कों के साथ हम लोग उसके फ्लैट में गए। वो कहने लगा कि हमारी बीवियाँ जो है, वो 2 लड़के थे ना, तो दोनों की बीवियाँ इंडिया गई हुई थी, दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि वो तो वहाँ इंडिया में गई हैं, तो हमारे घर पे आप लोग आके रह जाइए। ये 1-2 दिन का मामला है। वहाँ पे अल रशीद के कंपाउंड में उनका काम था। हाँ, उनका ये था फ्लैट। ओके। तो आप तीनों, आप, आपकी वालदा और? हाँ, तो अम्मी बहुत अपसेट। अभी तो हम इमाम की ज़ियारत करके आए हैं, इमाम का मातम करके आए हैं, हम कैसे जाएंगे उनके घर, कैसे रहेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो हमने कहा कि भाई अम्मी मजबूरी में तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे? परदेश का मामला है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, कम से कम रहने के लिए एक ठिकाना तो मिला कहीं। बिल्कुल। तो फिर वो बेचारा अपने घर ले गया और हमसे कहा, सारा पूरा किचन बताया कि ये यहाँ पर दाल है, ये यहाँ पर हलाल चिकन है, हलाल गोश्त है, सब कुछ हलाल है। अच्छा। तो आप बिल्कुल आराम से रहिए, सुबह तो हम लोग काम पे चले जाएंगे, तो आप ये करें कि खुद पकाइए। ऐसे मौके पे कोई मसीहा बन के सामने आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो कहा कि आप पकाइए और हमें भी खिलाइए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। अब दिल तो अंदर से घबरा रहा है कि क्या होने वाला है। 4 बजे के करीब वो लोग बेचारे भागे भागे आए। शाम में। अच्छा। कह लगे कि यहाँ तो गज़ब हो गया है। हमने कहा अब क्या हो, प्रॉब्लम हो गई? कह लगे कि आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने कहा कि आप कहाँ जाएंगे हम? तो कह लगा कि मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि सद्दाम ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी इराक़ में रहने वाला बंदा है, वो किसी भी फॉरेनर को अपने घर में जगह देगा, उसको भी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी और हम लोगों को भी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा कि मैं ऐसे करता हूँ, आप लोगों को, आप लोग कहाँ, किस होटल में ठहरे थे? तो इन्होंने बताया कि हम लोग खादमिया में ठहरे थे। तो उसने कहा कि मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। तो इन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है। कह लगे पैसे की फ़िक्र नहीं करें। वो रात को 12 बजे अपने छुप छुपा के मतलब वो भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि उसने आपको पनाह दे रखा है? बिल्कुल। अच्छा। तो वो क्या खौफ था सद्दाम का? ऐसा हुआ था, यहाँ तक कि टैक्सी वाले भी उसके यानी कि जहाँ वो रहता था उसके साथ नज़र भी नहीं करते थे। नहीं देते, देखो। अच्छा। हाँ। तो फिर रात को 12 बजे वो आपको? रात को 12 बजे हमें खादमिया में छोड़ गए वो बेचारे, छुप छुपा के। तो फिर खादमिया में वापस जगह मिल गई आपको? नहीं, वो यही कहने लगा कि नो वी हैवंट गॉट एनी
space because we all booked. By तो Saddam. By Saddam. तो वो सद्दाम के जो भी आदमी आते थे वो वहाँ रहते थे। तो मैंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो करो। नहीं, कुवैत से जो कुवैत ईरानियों को पकड़ के लाते थे वो लोग आते थे, तो बसें आती थी बड़ी बड़ी। हाँ, उसने तमाम होटल्स को बुक कर रखे थे ना उन्होंने। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई अब क्या करें, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कहने लगा मिस्टर इज ओनली वन कंडीशन, अगर मैं आपको 12 बजे रात को भी आके उठा के कहूँ कि आप जाएं तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई आ गया तो मुझे जो जगह है उनको देनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो उसने हमें जगह दे दी। पहले हम रहते थे तो जाहिर है कि अलग अलग कमरों में थे जी। अब उसने कहा कि नहीं एक ही कमरा हो दे सकता हूँ मैं। तो हमारी सास साहिबा, वो, मैं और ये एक साथ ही एक ही कमरे में रहते थे। चलो कुछ मिल गया एक साथ। तो मैं ज़मीन पे सोता था और ये लोग ऊपर आ जाते थे। तो बहरहाल वो काफ़ी, मतलब मैं तो रहा काफ़ी अरसे वहाँ पर। नहीं, अरसे मतलब क्या, ये कब तक रहना पड़ा आपको वहाँ पर? हम लोगों को, जैसे मैं हिसाब कर रही थी तो तकरीबन हमें 6 हफ्ते लगे। दूसरे दिन हम लोग एम्बेसी गए, ब्रिटिश एम्बेसी। आप उसी होटल में और 6 हफ्ते रहे वहाँ पर? नहीं, उस होटल में नहीं, वहाँ पर तो हम 2 हफ्ते रहे। और ये इससे कहा कि एम्बेसी में जाके इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें यहाँ पर हॉस्टल बंद कर दिया। हमने जहाज़ के हमारे टिकट्स भी है और हमें चढ़ने नहीं दिया। तो वो कंधे उचका के कहते हैं कि इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। एम्बेसी वाले नहीं कोऑपरेट करे? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बहुत ही सख्त गुस्सा है उन लोगों पे ना। आपके पास पैसे उस वक्त, और फिर आप जिनके भरोसे पे वहाँ गए वो उन्होंने इनकार कर दिया मेहनत आपके साथ ताउन करने की। जी हाँ, क्या बोल, आप किसकी बात कर रहे हैं हम? एम्बेसी वाले जो हैं। हाँ, एम्बेसी वालों ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया। टोटल इनकार। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पानी मांगा कि भाई एक गिलास पानी दे दो। बहुत गर्मी, शिद्दत की गर्मी, हम अगस्त के महीने में गए थे जी जी। तो शिद्दत की गर्मी, प्यास से हलक सूखा जा रहा है। तो उससे कहा कि भाई पानी पिला दो। सॉरी, वी हैवंट गॉट एनी वाटर। तो हमने कहा कि फिर तुम लोग पीते क्या हो? तो मुंह बना के कहने लगी कि वी ड्रिंक कोक। तो मैंने कहा कि लाओ वही दे दो ताकि हलक तो हमारा कुछ गीला हो। जी जी। तो उसने बाहर जो उनकी डिलीवरी आई होगी ना, धूप में रखा हुआ गरम गरम टिन कि जो हाथ से पकड़ा भी न जाए। ओहो, तो फिर ये आप लोग कब तक इस तरह फंसे रहे वहाँ पर? ये तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के बाद नहीं। हाँ, 2 हफ्ते। तो फिर जब इन्होंने मना कर दिया, एम्बेसी वालों ने इनकार कर दिया, फिर आपके पास ना नहीं, पैसे तो हम थे, लोग तो आप लोग का गुजारा कैसे हो रहा था? वो ये गुजारा ये हो रहा था कि जो मैनेजर था वो तो बस कह रहा था कि हाँ आप दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। उसने आपके साथ काफी कोऑपरेट किया। हाँ। और खाना पीने का? खाना पीना तो उसके साथ ही होता वहीं पे होटल में। तो वो किसी किस्म वहाँ पर उसने आपको नहीं परेशान, वो समझ गया आपकी हालात, आपकी मजबूरी। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर 2 हफ्ते तक आप उसी होटल खादिमा में रहते थे आप? जी जी जी। पहले उससे जब हम थे तो वहीं रहते थे। और आप लोग के जाने की कोई सूरत हाल नहीं बन रही वहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कोई भी नहीं। फिर वहाँ से हम लोग ये जो है एम्बेसी वाले खुद ही एक दिन अचानक आ गए कि चलो 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 सब अपना सामान पैक करो कि हम तो तुम्हें। साथ में और भी वेस्टर्नर्स थे उस होटल जी में? अच्छा, तो ब्रिटिशर्स काफ़ी थे वहाँ? ब्रिटिशर्स तो नहीं थे और दूसरी कंट्रीज के थे, कनेडियन। वो हुआ क्या कि जो थे वो अपने उनकी लोगों को लेके वाले वापस चले गए। अच्छा, अपनी एम्बेसी। तब आपकी एम्बेसी वाले आके आप लोग को भी चलो बोले? नहीं, उन्होंने हमसे नहीं कहा। वो एम्बेसी वाले जो थे कनेडियंस वगैरह, तो वो उनसे कहा कि उनको लेके अपनी एम्बेसी में चले गए, अपनी एम्बेसी में जगह दे दी। अच्छा, और आप लोग को? और हम लोगों को, हम लोग वहीं थे। तो जब सब चले गए तो हम लोग वहीं थे अभी। तो फिर एम्बेसी वालों को ज़रा शर्म आई तो वो लोग आए हमारे पास और कहने लगे कि चलो चलो हम तुम्हें मंसूर मिलिया में ले जाते हैं, क्योंकि ये खादमिया वाले हैं ना मैनेजर, उसने ज़रा प्रेशराइज किया होगा कि भाई इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। जी जी जी। तो इनको तो जाने देना चाहिए था तुम्हें।
तो आपकी एम्बेसी वाले फाइनली आके तो आपको होटल से ले गए, होट- और ये होटल का बिल भी उन्होंने पे किया कि नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पे किया। नहीं किया। और आपको भी उसने नहीं इस्तार किया ज़्यादा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये हमें मंसूर मिलिया में ले बल्कि गए। ये कि हमें ये हमारे बच्चों को फ़ोन किया इन्होंने। हाँ, बच्चों को फ़ोन हाँ, कि- यहाँ पर हाँ यहाँ पर पैसे दिए बोल के? हाँ, कहने लगे भाई 6,000 पाउंड मुझे सुबह 9 बजे से पहले पहुंचा दो, वरना वो जो होटल वाला है वो आपके दादी को और पेरेंट्स को, नानी को और आपके वालिदैन को सड़क पे फेंक देंगे वो। हाँ, इसका मतलब वो होटल को उनको देना पड़ा एम्बेसी वालों को, तो उन्होंने यहाँ पर आपके बच्चों से रब्ता जो किया। हो सकता है। तो मुझे इसकी थोड़ी सी भनक पड़ गई थी, तो मैंने पहले ही इनको फ़ोन करके कह दिया था बच्चों को, बेटे को कि अगर ये लोग फ़ोन करें तो उनको एक पैसा नहीं देना कि हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो वो वही हुआ, इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर आपको मंसूरिया ले चले गए लोग? पर मंसूर मिलिया में गए, और उन्होंने फिर क्या किया, एम्बेसी वालों ने भाई को फ़ोन किया। अच्छा। हाँ, कि भाई तुम्हारी वालदा वहाँ पर है, और आपके भाई को फ़ोन किया उन्होंने? जी, मेरे भाई को, कि वालदा वहाँ पर है और तुम्हारी बहन और बहनोई भी वहाँ पर है, हम उन्हें उनको रास्ते पे ये कर देंगे, निकाल देंगे अगर पैसे न दिए तो। अच्छा, फिर? तो फिर उन्होंने भी मना कर दिया? उन्होंने भी भाई को बेटे ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि मामू जान ये इस तरह फ़ोन करें। तो इस मरहले से आपको निजात कैसे मिली फिर? ओह, वो असल में हुआ क्या कि सद्दाम को इत्तेफाक से सद्दाम को एक बच्चे की 5 साल के बच्चे की सालगिरह थी, तो वो उसने बहुत प्यार से उससे बच्चे से पूछा। 5 साल का बच्चा क्या ब्रिटिश? अंग्रेज, हाँ जी। अच्छा। तो वो मतलब ये कि सालगिरह हो रही थी उसकी, हाँ। और इतने में ये भी वहीं आ गया। अच्छा। तो फिर उसने उससे पूछा कि तुम बेटे तुम्हें क्या चाहिए बर्थडे के लिए? हाँ। तो आप बताइए, ज़्यादा बेहतर जाती। नहीं, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ये चाहिए कि मैं लंदन में अपनी फैमिली के साथ, अपने कजिन्स के साथ अपना बर्थडे मनाऊं। अच्छा, That's all I want। बच्चे ने फरमाइश की? बच्चे ने फरमाइश की। ठीक है। तो वो सोचता रहा सद्दाम 1 मिनट के लिए, उसने कहा कि ओके, तुम सबसे पहली फ़्लाइट में तुम्हारी अम्मी और तुम लोग सब जा सकते हो, बट नो मैन। अच्छा। उसका बाप नहीं जा सकता। अच्छा, women and children were allowed? Women and children were allowed। तो 2 जहाज़ वहाँ से आए थे। पहले में तो ये नहीं गई कि नहीं मैं आपके बगैर कैसे जाऊंगी। अच्छा, आपको भी इजाज़त मिली जाने हाँ, की? बिल्कुल। हाँ, सारी औरतों को, अच्छा, पूरे ब्रिटिशर्स, पूरे ब्रिटिशर्स और कनेडियंस। आपको छोड़ के नहीं जाना चाह रहे? हाँ, बिल्कुल ये नहीं जानते। तो वो फ़्लाइट तो चली गई। फिर दूसरी फ़्लाइट का हुआ, तो मैंने इसको समझाया कि भाई अगर तुम यहाँ से चली जाओगी, मैं अकेला हूँगा तो मैं आसानी से निकल सकूँगा, तुम्हारे साथ तो और दुश्वारियाँ होंगी। तो इनकी कुछ अकल में आ गया, और ये कहेंगे अच्छा भाई मैं जा रही हूँ। आप और वालदा बड़ी मुश्किल से, बहुत लेकिन बहुत सख्त मंजर होगा आपके लिए वो, बहुत, कि अकेले छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से यहाँ से निकलूं। अम्मी भी बार बार पढ़ रही हैं, दुआएं पढ़ रही हैं, फूंक रही हैं कि नहीं बस तो परवरदिगार। आपका डायरेक्ट फ्लाइट से आप लोग लंदन वापस पहुँच गए? जी नहीं, हाँ, फ्रांस से होता है ना, फ्रांस से मतलब बहरहाल मतलब उन्होंने इंतज़ाम किया आपका जी, वापस। सब अब आप वहाँ पर अकेले रह गए, तो आपकी क्या कैफियत रही फिर उस वक्त? मेरी साहब हालत बहुत खैर थी। इस तरह समझ लीजिए कि सॉरी कि जिस कमरे में हमें रखा, हमें दूसरे होटल में ले गए थे वहाँ से, नोवोटेल मेरे ख्याल से है, नोवोटेल। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया हमें, और वहाँ हमें इजाज़त थी कि आप जहाँ जाना है मतलब जा सकते हैं, मतलब शहर में, बगदाद इराक़ के अंदर जा सकते हैं। तो हम ज़रा से थोड़ी सी वो हुई कि हम बाहर निकलने लगे, ये हो गया। और दूसरे दोस्त अहबाब बन गए थे वहाँ कोई? जी हाँ। तो वहाँ पर काफ़ी ये थे ख्वाजा आज़ाद। अच्छा। जी हाँ। तो वो वहीं पर हमारे साथ ही थे। तो मैं फिर वहाँ से ये सोच के कि जाना तो है मुझको, क्या करूँ। तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं, क्योंकि मेरे पास ड्यूल नेशनलिटी थी जी, तो मैं पाकिस्तान एम्बेसी के पास गया और उनसे कहा, इसमें जबकि यहाँ से लंदन से
ये फ़ोन कर रही थी मुस्तकिल, और कराची से मेरे भाई साहब अख्तर, अच्छा, तो वो कर रहे थे। हाँ। तो ये कहने लगा भाई आप लोग, अब जब मैं गया वहाँ पे तो उसने कहा भाई तुम लोगों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर देना था, अगर हमारी ये कॉल जो है वो देख सुन ली जाती तो सारे पाकिस्तानी रुक जाते। हाँ जी हाँ। तो बहरहाल हम वहाँ से जो पाकिस्तानी कुवैत से आ रहे थे उनके साथ बसों में होता हुआ बड़ी मुश्किल से। तो आप ऐसा पाकिस्तानी बोल के वहाँ से प्रेशर आया आपको? इनकी सारी आइडेंटिटी ले ली थी पाकिस्तानियों। तो वहाँ से आप होते हुए रोड के जरिए जॉर्डन के जरिए आए होंगे? जॉर्डन अमान से होते अमान। और यहाँ कोई इतला नहीं मिल रही क्या हो रहा आपके साथ? नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं। जब ये फ्रैंकफर्ट पहुँचे तो फॉरेन ऑफिस ने मुझे फ़ोन किया कि योर हस्बैंड इज अराइविंग इन एन आवर्स टाइम। नहीं, मगर वहाँ पर जब ये थे आप यहाँ आने के बाद मुसलसल फ़ोन पे रब्ता रखा? हाँ, मेरा उनसे मुसलसल आप फ़ोन का बिल बढ़ाए जा रहे थे? भाई पैसा तो कोई चीज़ नहीं है ना, पैसे की क्या अहमियत होती है बताइए? कुछ भी नहीं, रोज़ आवाज़ सुन लिए वही इत्मीनान, बस वही इत्मीनान के हाँ भाई ठीक है। आपको अचानक इत्तला मिली कि पहुँच रहे हैं? ये पहुँच रहे हैं तो मेरे तो हाथ पैर ढीले हो गए। मेरे तीनों बेटे दूसरी दुकान पे थे, मेरी दो दुकानें थी। जी जी। ये वन आर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एक को ये चलाती थी, दूसरे को हमारे बेटे साहब चलाते थे। माशाल्लाह। तो फाइनली वापस फ्रैंकफर्ट पे जब पहुंचे, जब ये फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो फिर मुझे तो आपने क्या काफ़ी एहतमाम किया उनके बुलाने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सख्ती से मना किया गया था कि वहाँ एयरपोर्ट जाके कोई शोर शराबा नहीं। किसने मना किया था? फॉरेन ऑफिस ने। क्यों? वो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि अगर इनको वहाँ पर सद्दाम के ये जो हुकूमत को, ऑफिस को नहीं, ये CIDs जो होते हैं वो बहुत घूम रहे थे। अच्छा। कि कौन आए, और ये पहले पाकिस्तानी, अब पहले ये थे अपने कि जो वहाँ से एज अ पाकिस्तानी बाहर निकले थे। अच्छा अच्छा। तो आप बिल्कुल खामोशी के साथ आप उनको रिसीव करें? बिल्कुल बिल्कुल खामोशी के साथ। मैं तो इनको देख के ही कितने के आप दोनों के बीच में कितने हफ्तों की, महीनों की जुदाई थी? नहीं, कोई तकरीबन 3 महीने होंगे, 2.5-3 महीने होंगे। इस हादसे के बाद तो आप लोग में एक और एहसास ज़िंदगी बढ़ गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब इतनी ख़तरनाक मौके से आप गुजरते हैं तो क्या कहना चाहिए? इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आप लोग ने गुजारा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी माशाल्लाह से लोग मिसाल देते हैं आप दोनों की कि आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी के लिए? क्या ऐसी चीज़ें चाहिए जो इंसान को खुशहाल बना देती हैं? ये तो आपने मुश्किल सवाल कह दिया, अकेले में पूछते तो मैं बताता। नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा। क्योंकि जब इतना अच्छा और ऐसे मरहलों में एक दूसरे का आपने साथ दिया है। बीवी अगर आपको अच्छी मिल जाए जी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सुभान अल्लाह। और अगर बीवी अच्छी नहीं है तो बहुत मुश्किल। जहाँ तो आप अपनी सेहत का और अपनी कामयाब ज़िंदगी का राज आप अपनी बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है माशाल्लाह। सेहत हर मुकाम पे मेरा साथ दिया है। मेरे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये भाग गई हो। जबकि वो जो जगह जहाँ से आप भगाना चाह रहे थे उस जगह भी आपको साथ छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल नहीं। सुभान अल्लाह। खुदा आप दोनों को सलामत रखे। हम बेनतहा शुक्रगुजार हैं हम कि आप हजरात इतना आपकी सेहत की, मैं जैसे बताया कि तमाम दुश्वारियों को आप फेस करते हुए इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, वक्त दिया हमें, बेनतहा शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये थे नाज़रीन हमारे मेहमान आज के, जनाब सफदर रिजवी साहब और मोहतरमा रशीदा सफदर रिजवी साहिबा। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी इनके साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और अगर आप भी सुनहरी यादों में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने खूबसूरत लम्हे हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो यकीनन हमारे बैक ऑफिस से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप भी तशरीफ़ ला सकते हैं। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।